हेलो एंड वेलकम टू फिजिक ट्रिक्स। मेरा नाम है अभिषेक कुमार दास और मैं एक बीटेक मैकेनिकल ग्रेजुएट हूँ। जैसे कि आपको चैनल के नाम से पता चल गया ही होगा कि ये चैनल जो है फुल्ली डेडिकेटेड है फिजिक्स रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर। हालांकि कुछ ऐसे वीडियोस भी अपलोड होंगे इस चैनल में जो कि क्लोज रिलेटेड होंगे ऑटोमोटिव सेक्टर्स के ऊपर, इंजीनियरिंग टॉपिक्स के ऊपर और तो और साइंटिफिक डेवलपमेंट या फिर साइंटिफिक अचीवमेंट्स के ऊपर। तो अगर आपका इस टॉपिक के ऊपर इंटरेस्ट है या फिर रुचि है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस चैनल को आप जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक, जो कि है हमारा टर्म वन सिलेबस ऑफ ऑटोमोटिव सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमको पता होगा NSQF के हिसाब से हमारे 19 स्किल सब्जेक्ट है क्लास 10 में, और उनमें से जो पर्टिकुलरली ऑटोमोटिव है इसका डेट शीट आ चुका है जो कि है 23 नवंबर को। 23 नवंबर को हमारा टर्म वन एग्ज़ाम होने वाला है और CBSE ने ऑलरेडी हमको बता चुका है कि टर्म वन एग्जाम में किस क्वेश्चन पैटर्न से क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने पार्ट्स में आएंगे। टोटल ABC 3 पार्ट्स होंगे, वहाँ पे 2 बुक्स हैं हमारे। कैसे कैसे ये क्वेश्चन आएंगे, कैसे इसको अटेंड करना है, क्या क्वेश्चन के लेवल, डिफिकल्टी लेवल कैसे होंगे, क्या होंगे, ये पूरा का पूरा जो जानकारी आपको धीरे धीरे वीडियो के अंदर आपको धीरे धीरे मिलता रहेंगे। ओके, तो अंदर जाने से पहले या फिर वीडियो वीडियो के अंदर जाने से पहले मैं आपको खाली इतना बोलना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक्स है छोटा है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको समझना मुश्किल है क्योंकि ये पूरा का पूरा इंजीनियरिंग टॉपिक से आता है। राइट, तो मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ अगर ये पूरा का पूरा वीडियो सीरीज जो कि मैं अपलोड करने वाला हूँ एक एक के बाद एक, टोटल 4 पार्ट में वीडियो अपलोड होंगे, और अगर आपने ये वीडियोस को देख लिया, ठीक से पढ़ लिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 95% मार्क आपका कहीं नहीं जाएगा। 95% मार्क आप आराम से अचीव कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में अगर आपने पूरा का पूरा वीडियो को अच्छे से आपने देखा है तो। राइट, तो यहाँ पे देखते हैं टर्म वन सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास 2 बुक्स हैं। राइट, एक है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बुक और दूसरा है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल बुक। राइट, तो ये जो एक बुक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सभी को पढ़ना है, सभी स्किल सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, और यहाँ पे टोटल 5 मार्क्स आने वाले हैं, और बाकी के बचे हुए जो 20 मार्क हैं ये आने वाले हैं हमारे ऑटोमोटिव बुक्स के ऊपर। राइट, तो ये जो टॉपिक्स हैं हम ये जो टॉपिक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये टॉपिक को मैं बिल्कुल भी कवर नहीं करने वाला हूँ। राइट, तो ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा बुक है जो हमारा जो ऑटोमोटिव बुक्स है, इसी बुक को मैं कवर करने वाला हूँ, और यहाँ पे 2 पार्ट्स के ऊपर डिवाइडेड है, पार्ट बी और पार्ट सी। एक पार्ट में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक पार्ट में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको भी मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा कैसे होता है ये, क्या कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं, डिफिकल्टी लेवल कैसे रहता है, सब कुछ आगे देखेंगे। राइट, तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनमें से 5 क्वेश्चन एनी 5 करना है। राइट, बाकी बचे हुए 20 क्वेश्चन में कैसे आएंगे, तो यहाँ पे पार्ट बी जो कि बुक से डायरेक्टली हमारे बुक से आते हैं, उसमें से 27 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 14 क्वेश्चंस आएंगे यूनिट 1 से, 9 क्वेश्चंस आएंगे यूनिट 2 से, और 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं यूनिट 3 से। राइट, एक चीज़ आपको यहाँ पे गौर करना है कि जो हमारा यूनिट 3 है, यहाँ पे पूरा का पूरा यूनिट 3 नहीं आ रहा है कोर्स में। यूनिट 3 का खाली प्रैक्टिकल नंबर 1, 2 एंड 3 आ रहा है। 4 और 5 हमारे टर्म 2 के सिलेबस में है। ठीक है, तो ये व्हीकल सर्विसिंग जो है ये पूरा का पूरा नहीं है, उसका आधा है यहाँ पे। थर्ड प्रैक्टिकल तक है, मतलब चेंजिंग ऑफ एयर फिल्टर तक है, उसके बाद नहीं है यहाँ पे। राइट, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सॉरी 27 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 27 क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, यहाँ पे पार्ट बी में उस यहाँ पे आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे यहाँ पे। राइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि जो जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बोला गया कि 3 पार्ट्स में आएंगे, सेक्शन A B C। सेक्शन ए में आएंगे आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, सेक्शन बी में आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, और सेक्शन सी में आएंगे हमारे ऑटोमोटिव बुक से ही जिसका नाम है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मतलब यहाँ पे डायरेक्ट प्रैक्टिकली एक सिचुएशन को एलाबोरेट करता है, और यहाँ पे
हमारे जो नॉलेज, हमारा जो कंटेंट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उस चीज़ को अप्लाई करके इसका आंसर क्या होगा, ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, एक बार देख लेंगे, बाद में देखेंगे। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हमने डायरेक्ट क्वेश्चन को अगर पहले से ही सॉल्व कर दिया है, तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन उसी क्वेश्चन के ऊपर ही डिराइव होते हैं या फिर रिलेटेड होते हैं। तो अगर हमने डायरेक्ट क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, फिर हम पहले से जानते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको भी आराम से जान सकते हैं। तो हमारा मेन मुद्दा यहाँ पे रहेगा, मेन यहाँ पे फोकस रहेगा हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि ऑटोमोटिव बुक से आ रहा है। और मैं भी ये 4 पार्ट जो कि 4 अलग अलग, इस सीरीज में 4 अलग अलग पार्ट में वीडियो छोड़ने वाला हूँ, अपलोड करने वाला हूँ। ये 4 पार्ट में ये खाली उसी डायरेक्ट क्वेश्चन को ही मैं कवर करूँगा, ना कि और कोई टाइप के क्वेश्चन को। राइट। तो आपको पता ही होगा 25 मैक्सिमम मार्क्स है यहाँ पे। 33 क्वेश्चन में से 33 क्वेश्चन, आउट ऑफ 33 क्वेश्चन यू हैव टू डू 25 क्वेश्चन, यू हैव टू स्कोर 25 मार्क्स, एंड फॉर दिस द अलॉटेड टाइम इज 60 मिनट्स और 1 आवर। राइट। तो 1 घंटा आपको दिया जाएगा, 1 घंटे में आपको 25 क्वेश्चंस आपको जैसे भी करके करने हैं, और फुल मार्क्स है 25 मार्क्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसको एग्जैक्टली 100% आप अगर इसको स्कोर करना चाहते हैं, कैसे कर पाएंगे? तो देखिए, यहाँ पे मैं 4.5 साल से इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मैं जितना जानता हूँ, मैं जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा हूँ, एनालाइज किया हूँ, मुझे इतना पता है कि 85% क्वेश्चन हमारे बुक से इजी क्वेश्चन आते थे। ठीक है, पहले के क्वेश्चन जो पहले ईयर के, पिछले के जो साल के जो क्वेश्चन आते, 2017 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन तुम देखोगे कि 75% क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी थे, 25% थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के थे, या फिर बहुत ही कम क्वेश्चन थे जो कि डिफिकल्ट लेवल के आते थे। लेकिन पहली बार जब सीबीएसई ने हमारा जो 2021 का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर भेजा था, ठीक है, टर्म 1 का, ये देखते ही मैं थोड़ा सा घबरा गया था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं पहले कभी नहीं देखा था, या फिर पहले कभी मैं सोचा भी नहीं था कि सीबीएसई के ऐसे क्वेश्चन डालेगा बोल के। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन थे। और इसका भी एक रीज़न है क्यों दे रहा है, क्योंकि इतने सारे एमसीक्यूज ढूंढना या फिर पूछना पॉसिबल नहीं है। बुक हमारा बहुत छोटा है, बुक हमारा जो टॉपिक है बहुत छोटे हैं। ठीक है, कंटेंट बहुत छोटा है, और यहाँ पे कितना भी क्वेश्चन ढूंढो ये कम पड़ जाएगा एमसीक्यूज। और इसी वजह से ही यहाँ पे जो एग्जामिनर क्या करेगा, कहीं से भी एक क्वेश्चन पूछ के यहाँ पे डाल देगा। ठीक है, क्योंकि बुक में है, क्योंकि बुक में हम पढ़े हैं, तो उसका वो हक बनता है कि वो क्वेश्चन पूछेगा, और ये हमारा हक बनता है कि उसको हम आंसर करें। तो हम यहाँ पे कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। राइट। तो अगर यहाँ पे हमको अगर ये आंसर को निकालना है, तो हमको बिट बाय बिट, हमको एक एक लाइन बाय लाइन हमको यहाँ पे पढ़ते जाना पड़ेगा, और सबका आंसर हमको मतलब बाय हार्ट होना होना चाहिए, ताकि हम इसको आंसर कर पाए। तो एक ही चीज़ है, एक ही की है यहाँ पे सक्सीड करने का, वो है हमारा बुक। यहाँ पे कोई और बुक मैं तुमको सजेस्ट नहीं करूँगा पढ़ने के लिए। खाली जो बुक एनसीईआरटी ने सप्लाई किया, खाली उसी को ही पढ़ो, और टर्म 1 सिलेबस जो भी उसी को ही देखो, लाइन बाय लाइन, एक भी लाइन छोड़ना नहीं है, बिल्कुल पढ़ो। और तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप 100% स्कोर कर सकते हो। और अगर आप बुक नहीं पढ़ रहे हो, खाली ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि खाली वीडियो देख के आप 90 to 95% स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर 100% अचीव करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्टली बुक में जाइए। बुक में जितना नॉलेज है वो डायरेक्टली वो सफिशिएंट है डायरेक्टली आंसर देने के लिए। राइट। तो एक एक करके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। चेसी इज द अंडर पार्ट ऑफ द मोटर व्हीकल कंसिस्टिंग ऑफ द डैश विद द व्हील एंड मशीनरी। राइट। तो यहाँ पे ऑप्शंस है फ्यूल टैंक, फ्रेम, सैकल और बम्पर। राइट। तो यहाँ पे जैसे कि आप पता होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, फ्रेम। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेसी के साथ कौन सा, या फिर चेसी और तुम्हारा जो मोटर व्हीकल का जो चेसी अंडर पार्ट जो चेसी, वो किसके साथ लगा हुआ रहता है? तो ऑब्वियसली ये फ्रेम के साथ लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसके साथ ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ चेसी अरेंजमेंट द ड्राइवर सीट इज फार फ्रॉम द फ्रंट व्हील्स एंड ही इज नॉट एबल टू सी जस्ट इन फ्रंट ऑफ द व्हीकल। राइट। तो ये क्वेश्चन को देखने के लिए मैं आप लोगों को एक फोटो दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर है, यहाँ पे फुल फॉरवर्ड चेसी और यहाँ पे बस चेसी, दो चेसी को हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फुल फॉरवर्ड चेसी में देख सकते हैं कि फुल फॉरवर्ड चेसी एक ऐसा चेसी अरेंजमेंट है जहाँ पे इंजन जो है कहाँ पे फिटेड है, आउटसाइड ऑफ द ड्राइवर केबिन।
राइट। और बस चेसी कैसा टाइप का चेसी है, जहाँ पे इंजन फिटेड है इनसाइड द ड्राइवर्स केबिन, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं, तो अगर ये फुल फॉरवर्ड चेसी है, राइट, तो इस गाड़ी में हम देख सकते हैं कि ये मेरा इंजन कंपार्टमेंट है और ये मेरा ड्राइवर केबिन है, ठीक है। तो ड्राइवर केबिन इंजन कंपार्टमेंट के बाहर है, मतलब अलग है। और यहाँ पे जब ड्राइवर जब देखता है तो कहीं ना कहीं इसको एक ब्लाइंड स्पॉट नजर आता है। ब्लाइंड स्पॉट मतलब यहाँ पे ये पार्ट को ड्राइवर देख नहीं सकता है, और इमिडिएटली जो उसका नीचे वाला पार्ट है इसको देख नहीं सकता है। तो यहाँ पे इसका विजिबिलिटी कम है फुल फॉरवर्ड चेसी में। क्यों? क्योंकि इसका ब्लाइंड स्पॉट बहुत ज़्यादा बड़ा है। देख सकते हैं हम यहाँ पे ड्राइवर यहाँ पे बैठ रहा है तो पूरा सामने का ये नहीं देख सकता है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बस चेसी को देखता हूँ तो यहाँ पे ये चेंज हो जाता है। बस चेसी में जो ड्राइवर सीट है ये इंजन कंपार्टमेंट के ऊपर ही है, उसके ऊपर ही बैठता है ड्राइवर, ठीक है। ये मेरा इंजन कंपार्टमेंट है और यहाँ पे ड्राइवर बैठा है। तो यहाँ पे ड्राइवर जब देखेगा सामने वाले पार्ट को, तो हम देख सकते हैं कि इसका जो ब्लाइंड स्पॉट है बहुत ज़्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू हमारा क्या, फुल फॉरवर्ड चेसी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको आंसर पता लग गया होगा कि यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है कि इन विच टाइप ऑफ चेसी अरेंजमेंट द ड्राइवर सीट इज फार फ्रॉम द फ्रंट व्हील्स एंड ही इज नॉट एबल टू सी जस्ट इन फ्रंट ऑफ द व्हीकल। इनमें से कौन सा गाड़ी में क्या कर रहा है, ये फ्रंट व्हील से दूर बैठ रहा है और ये पूरा का गाड़ी का जो सामने वाला पार्ट है इसको ठीक से देख नहीं पा सकता। कौन कौन सा टाइप का ये चेसी अरेंजमेंट है? ये हो जाएगा हमारा आंसर ए, फुल फॉरवर्ड चेसी अरेंजमेंट, राइट। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है इन विच टाइप ऑफ चेसी अरेंजमेंट द ड्राइवर सीट इज जस्ट अबव द फ्रंट व्हील्स एंड ही कैन सी द फुल फ्रंट रोड राइट फ्रॉम द फ्रंट व्हील्स, राइट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऐसे कौन सा चेसी अरेंजमेंट है जहाँ पे ड्राइवर पूरा का पूरा हमारे जो फ्रंट व्हील्स है उसके ऊपर बैठता है और पूरा का पूरा गाड़ी का जो सामने वाला पार्ट है, जो व्हील्स का जो सामने वाला पार्ट है डायरेक्टली देख सकता है। जैसे कि आंसर अभी मैंने समझाया आपको कि आंसर हो जाएगा बस चेसी। बस चेसी में क्या होता है, डायरेक्टली जो इंजन कंपार्टमेंट होता है वो ड्राइवर सीट के नीचे ही रहता है और यहाँ पे ड्राइवर बहुत ज़्यादा सामने बैठता है और यहाँ पे एग्जैक्टली गाड़ी का सामने वाला पार्ट को आराम से देख सकता है without any hassle. Let's move on to the next questions. Okay. Question number 4. What type of chassis arrangement provides the full space of chassis floor for use? राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा कौन सा चेसी अरेंजमेंट होता है जिसमें जो चेसी हमारा चेसी फ्लोर है, जहाँ चेसी फ्लोर मतलब जहाँ पे मैं पैर रखता हूँ या फिर जहाँ पे मैं सामान रखता हूँ, चेसी फ्लोर, ठीक है। बोल रहा है कि किस टाइप के चेसी अरेंजमेंट में चेसी फ्लोर ज़्यादा यूज करने को मिलता है या फिर ज़्यादा मुझे स्पेस स्पेस मिल जाता है कहीं ना कहीं, राइट। तो यहाँ पे ये एक फोटो देखते हैं हम, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि टोटल 4 टाइप के देख सकते हैं। एक है कन्वेंशनल टाइप। कन्वेंशनल टाइप मतलब जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे हमारा जो इंजन है ये सामने फिटेड है, राइट। लेकिन ड्राइव कहाँ पे है, पिछले 2 व्हील्स में, मतलब इंजन घुमा रहा है पिछले के 2 व्हील्स को घुमा रहा है, राइट। एक है फ्रंट इंजन ड्राइव। फ्रंट इंजन ड्राइव मतलब क्या होता है, सामने इंजन लगा है लेकिन पहिया सामने के ही घुमाता है, पीछे का 2 व्हील्स कुछ काम का नहीं है, ये खाली रोटेट करता है और कुछ काम नहीं है इसका, ठीक है। सामने के व्हील्स स्टीयर भी करते हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट साइड भी स्टीयर भी करेंगे और यहाँ पे पावर भी जाता है, ये ड्राइव व्हील भी है। जो चौथा वाला है हमारा, तीसरा वाला जो है, ये है हमारा रेयर इंजन ड्राइव। रेयर इंजन ड्राइव में क्या होता है, यहाँ पे इंजन एज वेल एज हमारा जो डिफरेंशियल गियर होता है ये पूरा का पूरा पीछे रहता है, ठीक है। हमारा जो गियर बॉक्स है, डिफरेंशियल है, सब कुछ यहाँ पे पीछे एक जगह पे रहता है यहाँ पे। इसको बोलते हैं रेयर इंजन ड्राइव। और चौथा वाला जो है इसको बोलते हैं सेंटर इंजन ड्राइव। सेंटर इंजन मतलब जहाँ पे इंजन पूरा का पूरा गाड़ी के बीचों बीच रखा रहता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो व्हील्स हैं ये पीछे के व्हील्स को घुमा रहा है, प्लस इंजन बीचों बीच है, और यहाँ पे सामने वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट पूरा का पूरा खाली है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंजन, यहाँ पे कोई भी अलग टाइप का इक्विपमेंट नहीं है। और इसी वजह से ही जो चेसी फ्लोर है हमको यहाँ पे ज़्यादा मिलता है यूज करने के लिए, आगे भी और पीछे भी। तो आंसर हो जाएगा सेंटर इंजन ड्राइव, राइट। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इंजनेट
सेंटर, ठीक है। इंजीनियर सेंटर ही वो टाइप का चेसी अरेंजमेंट है जहाँ पे मुझे चेसी फ्लोर ज़्यादा यूज करने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स द इंजन इज फिटेड इन फ्रंट पोर्शन ऑफ द चेसी बट द ड्राइव इज गिवन टू द फ्रंट व्हील्स ओनली डैश व्हीकल्स, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा एक ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं बोलूँगा ट्रिकी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये गाड़ी के बारे में शायद कभी आप लोग सुने नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा मेटाडोर। मेटाडोर व्हीकल्स, मेटाडोर व्हीकल्स एकलौता व्हीकल्स है, ठीक है। एकलौता तो नहीं, ऐसा व्हीकल्स है इंडिया में जहाँ पे इंजन भी सामने रहते थे और उसके जो ड्राइव व्हील्स थे ये भी सामने के दो व्हील्स होते थे, पीछे के नहीं। लेकिन इतना लेजेंडरी गाड़ी को आप शायद देखे नहीं होंगे, क्योंकि मतलब जिस एरा में ये आता था वो उस टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, लेकिन आजकल ये बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। कुछ कुछ एरिया में आपको दिख जाएंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रेयर है ये गाड़ी, ठीक है। ये इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बताता हूँ। इसको बोला जाता था मेटाडोर गाड़ी, और इनिशियली इसको बजाज टेम्पो बोल के एक तो कंपनी इसको ओन करता था, ठीक है। बजाज टेम्पो जो जो कंपनी था ये इतना ज़्यादा इस गाड़ी को बेचता था। एक बोल सकते हैं एक छोटा सा वैन था, इसमें आप पिकनिक जा सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप। इसको आप एक एम्बुलेंस टाइप के यूज कर सकते हैं, एक छोटा सा एक मिनी वैन टाइप का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था उस टाइम में, बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी गाड़ी है। बाद में पता ही होगा कि ये जो बजाज टेम्पो कंपनी बाद में ये बन गया फोर्स मोटर्स, और ये आज भी गाड़ी निकालता है। फोर्स मोटर्स का नाम तो सुने ही होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी को ये क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है। ये बुक में है इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। मेटाडोर गाड़ी एकलौता गाड़ी था इंडिया में जहाँ पे इंजन भी सामने होता था और इसका जो ड्राइव व्हील्स है ये भी सामने होता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, gearbox and differential combined in one unit in the vehicle where the engine is fitted at the dash portion of the vehicle। बोल रहा है कि ऐसा कौन सा चेसी अरेंजमेंट होता है जहाँ पे गियरबॉक्स और डिफरेंशियल दोनों ही एक यूनिट में बंधे हुए रहते हैं या फिर एक यूनिट में होते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा ये इंजन एट बैक, ठीक है। गाड़ी में अगर इंजन पीछे के पोर्शन में फिटेड है, इसका मतलब है इंजन के साथ साथ यहाँ पे डिफरेंशियल और गियरबॉक्स भी उसी के साथ ही रहेंगे, राइट। आंसर हो जाएगा बी, बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हील्स इन ए 4x2 व्हील ड्राइव अरेंजमेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? बोल रहा है कि एक गाड़ी है, ठीक है। सपोज इसके ये है फ्रंट व्हील्स और ये है इसका रेयर व्हील्स, ठीक है। तो आपको पता ही होगा व्हील ड्राइव अरेंजमेंट क्या। तो व्हील ड्राइव अरेंजमेंट वो अरेंजमेंट होता है जहाँ पे हमको पता चलता है कि इस गाड़ी में कितने व्हील्स हैं और इनमें से कितने 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 सारे व्हील्स में एक्चुअली में इंजन से पावर जा रहे हैं या फिर इसको घुमा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंजन अगर यहाँ पे मेरा जो व्हील ड्राइव अरेंजमेंट है ये है 4x2, इसका मतलब है जो पहला नंबर है ये दिखाता है कि इस गाड़ी में कितने व्हील्स हैं, और जो दूसरा नंबर है ये दिखाता है कि इस गाड़ी में जितने भी व्हील्स हैं इनमें से कितने व्हील्स में एक्चुअली में पावर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 4 जो है ये है नंबर ऑफ व्हील्स, टोटल नंबर ऑफ व्हील्स, और जो 2 है ये है टोटल नंबर ऑफ ड्राइव व्हील्स। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हील्स इन ए 4x2 व्हील ड्राइव अरेंजमेंट। तो ये हो जाएगा 4। 4x2 में जो पहला नंबर दिखाता है ये टोटल नंबर ऑफ व्हील्स, आंसर हो जाएगा 4। व्हाट इज द नंबर ऑफ ड्राइव व्हील्स इन ए 6x4 व्हील ड्राइव अरेंजमेंट। सेम क्वेश्चन, ठीक है। बोल रहा है कि 6x4 व्हील ड्राइव अरेंजमेंट में कितने सारे ड्राइव व्हील्स होते हैं। ऑब्वियसली जो सेकंड नंबर है यही मेरा ड्राइव व्हील्स है, तो आंसर हो जाएगा डी, 4। 9, what will be the wheel drive arrangement of a four-wheeled vehicle where all of the wheels are driving wheels, राइट। एक चार पहियों वाला एक गाड़ी है, इनमें से चारों के चारों पहिए में पावर जाता है। क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा 4x4, ए 4x4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द व्हील ड्राइव अरेंजमेंट ऑफ ए 12-wheeled vehicle where 1/3 of all the wheels are driving wheels, ठीक है। थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया है। क्या बोल रहा है कि एक ऐसा गाड़ी है जिसमें 12 पहिए हैं और 12 पहिए में से इसका 1/3 क्या है? ड्राइव व्हील्स है। मतलब अगर 12 पहिए व्हील ड्राइव अरेंजमेंट को जैसे लिखते हैं, अगर वैसा लिखेंगे तो 12 बाय ये हो जाएगा 4,
क्योंकि 12 का जो 1/3 है मतलब 4 है, ये है ड्राई व्हील्स, तो 12/4 हो जाएगा इसका आंसर। आंसर है सी 12/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ फ्रेम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द व्हीकल इज डैश विच गिव्स मोर स्टेबिलिटी स्पेशली फॉर द फास्ट मूविंग व्हीकल। तो जितने भी तेजी से जाने वाले गाड़ी होती है, जितने फास्ट मूविंग व्हीकल्स होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, इसका जो फ्रेम होता है इसको एलिमिनेट हो जाती है, एलिमिनेट हो जाता है, और इसी वजह से इसका जो क्या होता है, चेसी होता है या फिर जो चेसी फ्लोर होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़मीन के पास आ जाता है। राइट, ज़मीन के पास है मतलब क्या हो जाता है, ये लोड हो जाता है। और लोड हो जाता है बोल के इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लोड हो जाता है बोले क्या होता है, इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाता है, और तेज़ी पकड़ने के बाद भी गाड़ी में जो ट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, कभी भी गाड़ी पलटेगा नहीं या फिर कभी भी इसमें रोल ओवर नहीं आएंगे। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लोअर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन के पास आ जाता है, लोड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज इन लॉन्ग मेंबर्स एंड डैश इज यूज्ड इन शॉर्ट मेंबर्स। ठीक है, डायरेक्टली ये चेसी हमारा जो चेसी क्रॉस सेक्शन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, लॉन्ग मेंबर्स और शॉर्ट मेंबर्स में किस टाइप के चेसी क्रॉस सेक्शन यूज होते हैं, हम देख सकते हैं ये हमारा चेसी फ्रेम लेआउट है। ठीक, ये जो लंबा वाला है, ठीक है, ये जो लंबा वाला है हमारा जो स्टील मेंबर है, इसको बोला जाता है लॉन्ग मेंबर, और ये छोटा जो कनेक्ट करने वाला है इसको बोलते हैं क्रॉस मेंबर या फिर शॉर्ट मेंबर, इसको बोला जाता है शॉर्ट मेंबर। राइट, मेंबर का मतलब यहाँ पे कोई इंडिविजुअल नहीं, मेंबर का मतलब है इंजीनियरिंग टर्म्स में मेंबर का मतलब है टुकड़ा या फिर एक फ्रेगमेंट या फिर सेगमेंट। ठीक है, तो या फिर ये मेटल का जो ये सेगमेंट है इसको बोला जाता है मेटालिक मेंबर या फिर स्टील मेंबर। तो यहाँ पे ये लॉन्ग मेंबर है और ये यहाँ पे एक शॉर्ट मेंबर है। ठीक है, तो लॉन्ग मेंबर हमेशा बनता है हमारा किससे, लॉन्ग मेंबर बनता है चैनल सेक्शन से, ये वाला जो पार्ट है ये चैनल सेक्शन से बनता है, और जो छोटा वाला पार्ट है ये बनता है बॉक्स सेक्शन से। राइट, तो ये चैनल सेक्शन से बनता है लॉन्ग मेंबर, और शॉर्ट मेंबर बनता है बॉक्स सेक्शन से। तो आंसर पता लग गया होगा आपको कि जो आंसर है इसका क्या हो जाएगा, चैनल सेक्शन यूज्ड इन लॉन्ग मेंबर एंड द बॉक्स सेक्शन यूज्ड इन शॉर्ट मेंबर। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, which of the following section used nowadays in थ्री व्हीलर्स एंड स्कूटर्स। डायरेक्ट आंसर है यहाँ पे, ये हो जाएगा ट्यूबुलर सेक्शन। जो ट्यूबुलर सेक्शन होता है, ठीक है, जो ट्यूबुलर सेक्शन होता है ये डायरेक्टली हमारे थ्री व्हीलर्स बनाने के लिए, स्कूटर या फिर स्कूटी बनाने के लिए काम में आता है। इस क्रॉस सेक्शन का हम यूज करते हैं नॉर्मली। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील सेक्शन रिप्रेजेंट्स द गिवन फिगर। पता ही होगा, ये हो जाएगा चैनल सेक्शन। ठीक है, ये पिक्चर में है, ये है चैनल सेक्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लोड डजंट एक्ट ऑन द चेसी फ्रेम। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के लोड्स आते हैं, जैसे कि हो गया इंजन टॉर्क, इंजन मतलब इंजन नॉर्मली घूम रहा है, इसका जो रोटेशनल फोर्स आता है, फिर जो टॉर्सनल फोर्स आता है, ये हमारा इंजन टॉर्क है, इंजन टॉर्क जैसे भी करके आएगा। उसके बाद आता है हमारा कॉर्नरिंग फोर्स। कॉर्नरिंग फोर्स मतलब जब भी हम गाड़ी को एक बहुत ज़्यादा शार्प टर्न लेते हैं तेज़ी से, तो क्या होता है, एक गाड़ी के ऊपर एक क्या होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है जिसको गाड़ी को रोल ओवर करने की कोशिश करता है। ठीक है, राइट, तो इसको बोला जाता है कॉर्नरिंग फोर्स। ठीक है, एक टाइप का कॉर्नरिंग फोर्स गाड़ी के ऊपर आ जाता है, एक लोड आ जाता है जो गाड़ी को पलटने की कोशिश करता है। राइट, जब तेज़ी से हम टर्न लेते हैं तो ये भी गाड़ी के ऊपर आता है या फिर हमारे चेसी फ्रेम के ऊपर आता है। नेक्स्ट, है इनर्शियल लोड। इनर्शियल लोड भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनर्शिया ऑपरेशन, इनर्शिया मोशन, जब गाड़ी रेस्ट से तुरंत ही एक्सीलरेट करता है बहुत जोर से, तब भी एक क्या होता है, एक इनर्शियल लोड आता है। जब गाड़ी चल रहा होता है तुरंत ही हम ब्रेक कर देते हैं गाड़ी को, तब भी एक इनर्शियल लोड आता है। ठीक है, तो ये तीनों लोड हमारे क्या है, गाड़ी में आते हैं। लेकिन ये जो हाइड्रोस्टैटिक लोड है ये गाड़ी में कभी भी नहीं आता है। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक लोड क्या होता है, जब भी एक पर्टिकुलर कंटेनर में या फिर कोई भी जगह में पानी भरा रहता है, तो इसका जो ग्रेविटी की वजह से जो इसका जो भार है या फिर इसका जो लोड है, इसको बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक लोड। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, लेकिन इतना डिटेल टॉपिक को मैं इतना आसानी से समझाना नहीं चाहता हूँ। खाली इतना लेमन लैंग्वेज में इतना ही समझो कि हाइड्रोस्टैटिक लोड जो है वो होता है पानी से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये गाड़ी के ऊपर नहीं काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोस्टैटिक लोड। नेक्स्ट, चैनल सेक्शन इज मेड ऑफ डैश। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सेरामिक कभी भी नहीं होगा, एल्यूमिनियम कभी भी नहीं होगा। ठीक है,
आयरन हो सकता है, लेकिन आयरन को हम यूज नहीं करेंगे इसमें। क्यों? क्योंकि आयरन में रस्टिंग होता है, इसमें जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा स्टील। ठीक है, तो सेक्शन बनाने के लिए कभी भी हम ऑटोमोटिव में चेसी फ्रेम बना रहे हैं, सेक्शन बनाने के लिए हम यूज करेंगे स्टील को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है द बॉडी स्ट्रक्चरल असेंबलीज आर जॉइंट इनटू एन इंटीग्रल सेल बाय डैश। ठीक है, तो यहाँ पे समझ रहोगे नट एंड बोल्ट हो सकता है, साइकिल हो सकता है। ठीक है, साइकिल क्या होता है शायद मैंने अभी तक बता नहीं है। साइकिल एक छोटा सा मैकेनिकल पार्ट होता है जो कि गाड़ी को, सस्पेंशन को गाड़ी के फ्रेम के साथ बांधे रखता है। ठीक है, इसको बोलते हैं साइकिल। ठीक है, और हमारा जो बॉल जॉइंट है, जानते हो बॉल जॉइंट कैसा होता है? ठीक है, 360 डिग्री, मतलब एक छोटे से पार्ट्स पे ही आराम से घूम सकता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ज़्यादा होता है बॉल जॉइंट में। उसके बाद नट एंड बोल्ट्स भी तुम जानते होगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्पॉट वेल्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्पॉट वेल्डिंग कैसा होता है मैं तुमको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे रोबोटिक आर्म है, तुम देख सकते हो। और यहाँ पे ये जो गाड़ी है, ये जो इसका जो इंटीग्रल चेसी है, ठीक है, चेसी फ्रेम है, इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ये एल्यूमिनियम फ्रेम के ऊपर हम स्पॉट वेल्डिंग कर रहे हैं। क्यों स्पॉट वेल्डिंग कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम नट एंड बोल्ट डालेंगे तो इसका वजन बढ़ जाएगा, प्लस इसका रिजिडिटी जो है इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्पॉट वेल्डिंग करते हैं। स्पॉट वेल्डिंग करने से क्या होता है, इसका जो स्ट्रेंथ है ये बढ़ जाता है और ये हल्का भी रहता है। ठीक है, तो जितने भी गाड़ी है होते हैं तुम्हारे जो स्ट्रक्चरल असेंबली होते हैं, यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे होता है इलेक्ट्रिक स्पॉट वेल्डिंग। इसी वजह से हम हमारा जो सेल, आउटर सेल है गाड़ी का, जो ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द डोर विंडोज ऑफ ए कार आर हेल्ड बाय डैश। ठीक है, बोल रहा है कि गाड़ी के जो डोर विंडोज होते हैं, ठीक है, या फिर जो तो हमारा दरवाजा होता है गाड़ी का, ये कैसे एक जगह पे बना हुआ रहता है, गाड़ी के साथ कैसे बना हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक आर्म नहीं होगा, ठीक है, स्लीव नहीं होगा, क्लीपर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा फैशनर्स। ठीक है, तो फैशनर्स क्या होता है मैं थोड़ा सा बताता हूँ। फैशनर्स वर्ड आया है फैशन से। ठीक है, FASTEN, फैशन। फैशन का मतलब है बांधना, या फिर कोई एक जगह पे इसको सिक्योर करना। ठीक है, और तुमको पता ही होगा कि जो हमारा मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं इसको कैसे सिक्योर करते हैं या फिर कैसे बांधते हैं। ऑब्वियसली नट एंड बोल्ट से, वाशर से, रिवेट से, ये जितने भी पार्ट्स हैं इसको बोला था फैशनर्स। और इसी वजह से ही गाड़ी का जो डोर है गाड़ी के साथ बंधा हुआ रहता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा फैशनर्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इंप्रूव द विजिबिलिटी ऑफ द विंडशील्ड एंड बैक विंडोज आर डैश। जो हमारे विंडशील्ड, गाड़ी के सामने जो विंडशील्ड लगा होता है, गाड़ी के पीछे जो बैक विंडोज होते हैं, इन दोनों के बीच में जो विजिबिलिटी को बढ़ाया जाता है, ये कैसे बढ़ाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर तो कुछ भी हो सकता है। आउटराइट हम जब देख रहे हैं, आउटराइट ये जो रोल्ड है, ये ऑप्शन तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये तो कभी भी नहीं होगा। हाँ, लेमिनेटेड हो सकता है, टेम्पर्ड हो सकता है, कर्व्ड हो सकता है। लेकिन टेम्पर्ड हम किस लिए करेंगे, ताकि स्ट्रेंथ आए। ठीक है, तो स्ट्रेंथ और विजिबिलिटी कोई संपर्क नहीं है, तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन भी चला गया। अब आता है लेमिनेटेड। लेमिनेट हम किस लिए करते हैं, लेमिनेट इसलिए करते हैं विंडशील्ड को, ताकि अगर एक्सीडेंट हो जाता है और ये टूट जाता है तो एक पीस में बंधा रहे। आप देख सकते हैं एक्सीडेंट होने के बाद भी ये चूर चूर नहीं होता है, हमारा जो विंडशील्ड होता है एक जगह पे बंधा हुआ रहता है, एक प्लास्टिक की तरह। ठीक है, और ये किस लिए हो पाता है, क्योंकि लेमिनेट होता है और ये भी रिलेटेड नहीं है विजिबिलिटी के साथ, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। तो बचा हमारा कर्व्ड। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, बहुत पहले क्या होता था, जितने भी गाड़ी बनते थे ये इसलिए कर्व किया जाता था, इसको वर्टिकल इसको कर्व किया था ताकि इसका विजिबिलिटी बढ़ जाए। आजकल क्यों कर्व कर रहे हैं जितने भी हैं, एरोडायनेमिक्स बढ़ेगा बोल के। ठीक है, एरोडायनेमिक्स मतलब यहाँ पे हवा टकरा के आराम से गुजर जाता है, एयर ड्रैग बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसी वजह से आजकल हम क्या करते हैं, जितने भी विंडशील्ड और बैक विंडोज है इसको कर्व करते हैं। लेकिन मेजरली मतलब बहुत पहले क्या होता था, विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम इसको कर्व करते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, कर्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हुड इज मेड इन ए डैश। यहाँ पे हुड का मतलब क्या है, बोनेट। गाड़ी का जो बोनेट है, ठीक है, ये कैसे बना हुआ रहता है? ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा इन सिंगल पीस। ठीक है, गाड़ी का जो बोनेट या फिर जो हुड है ये हमेशा सिंगल पीस से बना हुआ रहता है और इसको मल्टीपल पीस से कभी भी नहीं बनाते हैं। जैसे कि आपको तुम लोगों को पता होगा कि ये जो स्ट्रक्चरल इसको जो असेंबल करते हैं, अगर यहाँ पे पार्ट यहाँ पे अलग अलग पार्ट या फिर मल्टीपल प्लेट्स को अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वाइब्रेशन हो के ये टूट सकता है, फिर बिखर सकता है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, गाड़ी का जो बॉडी है, ऑटो बॉडी पार्ट्स है, इसको जितना कम मतलब असेंबली हो सके, जितना कम मेंबर्स हो सके उतना कम यहाँ पे हम इसको मेंबर से इसको बनाते हैं, फिर यूज करते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सिंगल पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी
तो यहाँ पे हम आ जाते हैं इंजन के ऊपर, इंजन के पार्ट के ऊपर डायरेक्टली आ जाते हैं, ठीक है। सेशन नंबर 3 आ गया 1.3। ओके, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू डैश ऑफ वर्क इन 1 मिनट इज नोन एज हॉर्स पावर, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4500 kg मीटर वर्क, ठीक है। जब 4500 kg मीटर वर्क को मैं 1 मिनट में करता हूँ तो इस पावर को, मतलब इस रेट ऑफ वर्क को बोला जाता है क्या, 1 हॉर्स पावर, 1 HP। और आपको पता ही होगा 1 HP का जो डेरिवेशन होता है 746 वाट, ठीक है। तो 1 HP इक्वल टू 746 वाट, ठीक है, पता होना चाहिए, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्चुअल पावर डिलीवर्ड एट क्रैंकशाफ्ट इज नोन एज डैश। ओके, क्या बोल रहा है, जो क्रैंकशाफ्ट के अंदर जो एक्चुअल पावर डिलीवर होता है इसको हम कौन सा हॉर्स पावर बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटेड हॉर्स पावर क्या होता है, जो रॉ पावर जो इंजन निकालता है, रॉ पावर जो तुरंत ही पावर स्ट्रोक के बाद जो पावर निकलता है, इसको बोलते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ठीक है। द हॉर्स पावर विच इज लॉस्ट ड्यू टू व्हाट, डिफरेंट मैचिंग कंपोनेंट्स, जो बहुत सारे गियर्स होते हैं, बहुत सारी चीज घूम रहा है, मूव कर रहा है, इसकी वजह से जो लॉस हो जाता है, जो घट जाता है पावर, इसको बोलता हूँ मैं फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। और बाकी बचा कुछ जो हेल्प, जो यूजफुल पावर जो पहुंचता है आखिरकार क्रैंकशाफ्ट में, उसको मैं बोलता हूँ ब्रेक हॉर्स पावर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर ही वो एक्चुअल पावर है जो कि क्रैंकशाफ्ट के पास एक्चुअली में पहुंचता है, ठीक है। इसलिए जितने भी गाड़ी के मैनुअल्स होते हैं यहाँ पे IHP या फिर FHP को बिल्कुल भी नहीं बताता है, नहीं दिखाता है, क्या दिखाता है, खाली BHP दिखाता है, ठीक है, क्योंकि यही यूजफुल पावर है जो कि गाड़ी को आगे बढ़ाता है, राइट। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ऐसा यूनिट ऑफ इंजन टॉर्क इज, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर। क्यों न्यूटन मीटर, क्योंकि हम पढ़े थे, एक्चुअली हमारे टॉपिक हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। इंजन टॉर्क का जो फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, फोर्स इनटू रेडियल डिस्टेंस, सॉरी ये हो जाएगा फोर्स इनटू रेडियल डिस्टेंस। ओके, तो ये जो फोर्स इनटू रेडियल डिस्टेंस से हमारा निकलता है टाउ टॉर्क, ठीक है, हमारा टॉर्क आता है, ठीक है। तो इसीलिए फोर्स का यहाँ पे यूनिट है न्यूटन, और हमारा जो रेडियल डिस्टेंस इसका न्यूटन, इसका जो यूनिट है मीटर। तो आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर। ओके, नेक्स्ट, द ऐसा यूनिट ऑफ ब्रेक हॉर्स पावर इज, ठीक है, मैंने यहाँ पे पावर देखा और तुरंत ही मैं ऑप्शन यहाँ पे टिक करूंगा वाट, ठीक है, पावर का यूनिट है वाट यहाँ पे, और कोई कुछ सोचने का यहाँ पे जरूरत है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BDC refers to the position of the crankshaft when the piston is dash the cylinder head, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे क्लोजेस्ट टू, एट पार विथ, फारदेस्ट फ्रॉम, जस्ट बिलो, ठीक है। यहाँ पे बीडीसी का फुल फॉर्म सबको पता ही होगा, बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। बॉटम डेड सेंटर कौन सा जगह होता है, जहाँ पे, ठीक है, हमारा जो पिस्टन होता है सबसे नीचे वाले पार्ट में होता है, राइट। कितना नीचे होता है, किससे दूर होता है, यहाँ पे होता है फारदेस्ट फ्रॉम द सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड से जो सबसे दूर वाला पोजीशन होता है, ठीक है, हमारे पिस्टन का, उसी को ही बोला जाता है क्या, या फिर क्रैंकशाफ्ट का, इसी को ही बोला जाता है हमारा BDC। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे फारदेस्ट फ्रॉम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट और द स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ ऑल द सिलेंडर्स इज नोन एज, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शंस में है पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रोक्स, स्कैवेंजिंग, या फिर इंजन कैपेसिटी। बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट इसको टिक कर देंगे, ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पिस्टन डिस्प्लेसमेंट क्यों गलत हो जाएगा, यहाँ पे बोला है कि द टोटल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट और द सर्व्ड वॉल्यूम ऑफ ऑल द सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे इंजन तो एक होता है, लेकिन इंजन के अंदर बहुत सारे सिलेंडर हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक बाइक का अगर इंजन है तो यहाँ पे एक ही सिलेंडर होगा, लेकिन अगर ये यहाँ पे एक कार का क्या है, अगर यहाँ पे एक कार का मैं इंजन ले रहा हूँ तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे 4, 6 या फिर 8 यहाँ पे सिलेंडर्स हो, ठीक है, प्रैक्टिकल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक सिलेंडर में अगर पिस्टन डिस्प्लेसमेंट 200 cc है तो पूरा का पूरा इंजन में हो जाएगा 800 cc, और ये 800 cc को ही बोला जाता है हमारा क्या, इंजन कैपेसिटी, EC, ठीक है। तो एक सिलेंडर का पिस्टन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है लेकिन इंडिविजुअली, लेकिन पूरा का पूरा इंजन का अगर मैं एक साथ ले रहा हूं तो ये हो जाता है इंजन कैपेसिटी। तो आंसर हो जाएगा इंजन कैपेसिटी। ओके, D इंजन कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्कोसिटी ऑफ ऑल द ऑयल
डज वेरी विथ टेम्परेचर एंड देयरफॉर द ऑयल विथ डैश वेरिएशन इज प्रिफर्ड। ठीक है, ये यहाँ पे हम हमारे नेक्स्ट सेशन पे आ गए हैं, ये जिसका नाम है हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम। ओके, तो क्या बोल रहा है कि हर एक ऑयल का विस्कोसिटी चेंज होता है टेम्परेचर के साथ। हमको पता होना चाहिए कि जब हम लुब्रिकेटिंग ऑयल को ठंडा कर देते, सॉरी, जब हम उसका टेम्परेचर घटा देते हैं तो क्या हो जाता है, उसका विस्कोसिटी बढ़ जाता है, मतलब गाढ़ा हो जाता है। जब उसको हम उसका टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाता है, विस्कोसिटी घट जाता है, मतलब पतला हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मतलब टेम्परेचर के वेरिएशन के हिसाब से अगर मैं विस्कोसिटी चेंज होता ही होता है, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी नहीं होगा, ठीक है, होगा ही होगा, लेकिन जो सबसे कम वेरिएशन होगा उसी को ही मैं प्रीफर करूंगा ऑब्वियसली, राइट। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा मिनिमम वेरिएशन, ए मिनिमम वेरिएशन, राइट। जो सबसे कम वेरिएशन दिखाएगा वही सबसे सुइटेबल है, वही सबसे बेहतर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Viscosity, it is a property alone due to which the bearing surfaces are kept apart, that is, dash lubrication is maintained. ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि विस्कोसिटी एकलौता एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, बियरिंग सरफेस, मतलब जो सरफेस अपने आप में कांटेक्ट में आते हैं, मेटेलिक सरफेस कांटेक्ट में आते हैं, इसको हमेशा क्या करता है, एक गैप दे देता है, एक मतलब एक गैप मेंटेन करता है। और कैसे मेंटेन करता है, किस टाइप का लुब्रिकेशन करके मेंटेन करता है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। ओके, आंसर हो जाएगा हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। ये जो गैप मेंटेन करता है, मैंने यहाँ पे कोई फोटो नहीं डाला लेकिन बता देता हूँ, ठीक है। ये ये मेरा पिस्टन है, ठीक है, ये मेरा सिलेंडर वॉल्स है, ठीक है। तो सिलेंडर वॉल और पिस्टन के बीच में जो माइन्यूट लेवल का जो गैप होता है, इस गैप को क्या करता है, भर देता है हमारा जो इंजन ऑयल है या फिर जो मोबिल है। कैसे भरता है, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा होता है, एक बार चला गया वहाँ पे, बह गया, तो क्या होता है, वहाँ पे लेयर बना के बैठ जाता है, एक लेयर बना जाता है, ठीक है। और ये लेयर इतना पतला होता ही होता है कि इतना गैप होता ही होता है कि यहाँ पे एक बियरिंग सरफेस, मतलब मेरा पिस्टन और मेरा सिलेंडर वॉल के बीच में एक पतला सा गैप दे दे, ताकि यहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाए, फ्रिक्शन कम हो जाए या फिर नेग्लिजिबल हो जाए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन, ठीक है। इसी को ही पूछ रहा है यहाँ पे, आंसर हो जाएगा हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल शुड बी जस्ट सफिशिएंट टू एंश्योर डैश। सेम क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा ए हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन, ठीक है। हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन मुझे एंश्योर करना है कैसे भी करके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर पॉइंट इज द टेम्परेचर एट व्हिच द लुब्रिकेंट जस्ट डैश व्हेन कूल्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ओके, यहाँ पे पोर पॉइंट क्या होता है, पोर पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर है, ठीक है, वो मिनिमम टेम्परेचर है जिसके नीचे, थोड़ा सा भी नीचे अगर इसको मैं ठंडा कर देता हूं मेरे लुब्रिकेटिंग ऑयल को, क्या हो जाता है, ये बहना बंद कर देता है, ठीक है। पोर पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर है जिसके थोड़ा सा भी नीचे अगर इसको मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा भी नीचे अगर मैं इसको ठंडा कर देता हूँ तो ये बहना बंद कर देता है, ये पूरा का पूरा जम जाता है, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी सीजेस टू फ्लो, बहना बंद कर देता है, ठीक है। जब भी पोर पॉइंट के नीचे मैं इसको ठंडा करने जाता हूँ, उसको कूल करना चाहता हूँ, तो क्या हो जाता है, मेरा लुब्रिकेंट क्या हो जाता है, बहना बंद कर देता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल लुब्रिकेंट। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे मिनरल ऑयल मेरा नेचुरल लुब्रिकेंट है, एनिमल ऑयल भी नेचुरल लुब्रिकेंट है, ग्राफाइट भी नेचुरली मिलता है, बचा मेरा ग्रीस जो कि एक सिंथेटिक कंपाउंड है, आंसर हो जाएगा ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी ग्रेड इंजन ऑयल, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको, ये आंसर को जानने के लिए मुझे पहले जानना पड़ेगा कि ये जो ऐसे ही कोड्स होता है ये क्या क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो कोड होता है, ठीक है, ये कोड होता है किसे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। ओके, क्या होता है इसका कोड, इसका जो फुल फॉर्म होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव, ये एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है जो क्या करता है, जो रेट करता है हमारे जितने भी लुब्रिकेटिंग ऑयल है, ठीक है। इसको रेट करता है, इसका विस्कोसिटी इंडेक्स को मापता है और इसको एक पर्टिकुलर टाइप का कोडिंग देता है, ठीक है, एक कोडिंग देता है। और इसका कोडिंग कैसे होता है, SAE और एक नंबर,
ठीक है। और जब एक ऑयल मोनोग्रेड ऑयल है इसका मतलब है 1 नंबर होता है, और जब एक अच्छा ऑयल है या फिर मल्टीग्रेड ऑयल है इसका मतलब है 2 नंबर्स होते हैं। और इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखा जाता है ऐसे ही, ठीक है। हमारा जो नंबर जो कि ठंडी में यूज होता है, और हमारा जो नंबर जो गर्मी में यूज होता है, ठीक है। तो सपोज मेरा जो ऑयल है ये है 5W30, ठीक है। तो यहाँ पे W लिखना जरूरी है क्योंकि W का मतलब विंटर, ठीक है। तो ये 5W ये ठंडी में काम आता है कोल्ड स्टैंड में, और 30 जो है ये गर्मी में काम आता है जब एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही 5W30 ये है मेरा मल्टी ग्रेड ऑयल का एग्जाम्पल। 5W 1 नंबर है और 30 1 नंबर है। तो यहाँ पे यही है इसका असली सिंटेक्स है इसको लिखने का। तो आंसर हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा ऐसे ही 20W50C, ठीक है। ये होगा रियल आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। ओके, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट जो कि ना ही सॉलिड है ना ही लिक्विड है। यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ग्रीस के बारे में। और यहाँ पे ग्रीस का एक ही एग्जांपल है यहाँ पे, यह है एल्यूमिनियम पेस्ट, ठीक है। पॉली अल्फा ओलिफिन हो गया, ठीक है, PaO हो गया, पॉलीग्लाइकोल्स हो गया, या फिर ऑयल एंड वाटर हो गया, इमल्सन टाइप। ये सभी क्या है, ये सभी एग्जाम्पल है एक लिक्विड लुब्रिकेंट का, ठीक है। कहीं ना कहीं लिक्विड लुब्रिकेंट का है, लेकिन ये एक लौता है जो कि एग्जाम्पल है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट का या फिर एक ग्रीस का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन फॉर्म्ड इनसाइड द इंजन लोअर्स रिंग एफिशिएंसी दस रिड्यूसिंग डैश, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक फोटो दिखाता हूं मैं, ठीक है। तो क्या होता है, इंजन जब चलता है तो रिपीटेडली चलने के बाद क्या होता है, 2 3 4 साल 5 साल के बाद चलने के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक स्लज जम जाता है, ठीक है। एक कार्बन कंपाउंड जमने लगता है। तुम देख सकते हो यहाँ पे ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है देखो, ये हमारा सिलेंडर हेड का पार्ट है, ये हमारा भाल्व है, ठीक है, भाल्व स्प्रिंग है, कैम दिख रहा है मुझे। और यहाँ पे पूरा का पूरा इंजन देखो, यहाँ पे पूरा का पूरा काला कलर का स्लज जम चुका है, ठीक है। और जब ये जमने लगता है क्या होता है, हमारा जो इंजन का परफॉर्मेंस है, जो मेरा ऑपरेशन है, धीरे धीरे इसमें स्लगिश होते जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लो होते जाता है, ठीक है। जितना ये जमते जाएगा उतना मेरा ऑपरेशन क्या स्लो होते जाएगा, एफिशिएंटली काम नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब मेरा पिस्टन चल रहा है, पिस्टन पूरा का पूरा सिलेंडर वॉल के साथ चिपक के चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो अगर ये ज़्यादा जम गया है, ज़्यादा इस स्लज जमा हो गया है, कार्बन फॉर्म हो गया है, तो क्या हो सकता है, ठीक से यहाँ पे मेरा सिलेंडर वॉल के साथ कांटेक्ट ना बना पाए। और ऐसा अगर हो रहा है, इसका मतलब है जो मेरा ऑयल फ्यूल एयर मिक्सचर जो अंदर आता है जलने के लिए, उसको ठीक से वो कंप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा इंजन कंप्रेशन, ठीक है। क्या करता है ये, इंजन कंप्रेशन को हमारा, ओके, ये इंजन कंप्रेशन को कम कर देता है। इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे कार्बन फॉर्म हो चुका है इंजन में, रिंग में, और इसी वजह से यहाँ पे ठीक से ये परफॉर्म कर नहीं पाता। आंसर हो जाएगा इंजन कंप्रेशन। नेक्स्ट, द इंजन गिव्स बेस्ट परफॉर्मेंस एट द टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं भी पहले इसको नज़रअंदाज कर देता था, लेकिन ये क्वेश्चन पहली बार पूछा गया था हमारा सैम्पल पेपर में, ये बार जो सैम्पल पेपर आया है CBSE से, और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जहाँ पे मेरा जो इंजन है वो सबसे बेस्ट काम करता है, ठीक है, बेस्ट वर्किंग टेम्परेचर है इंजन का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 70 to 85 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, याद रखना 70 to 85 डिग्री सेंटीग्रेड ही वो टेम्परेचर यहाँ पे ऑप्टिमम तरीके से काम करता है। नेक्स्ट, यूज ऑफ कॉपर एल्यूमिनियम एंड स्टील एलॉयज हैज बीन मेड टू इम्प्रूव हीट ट्रांसफर बिकॉज ऑफ देयर थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे और कोई भी आंसर यहाँ पे नहीं होगा, ना ही डेंसिटी होगा, ना ही स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट, question number 37, in water cooling the engine cylinders are surrounded by dash through which the cooling water flows। आंसर ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा वाटर जैकेट्स, ठीक है। ये होता है वाटर जैकेट, ये छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे होल्स हैं इंजन हमारे सिलेंडर के पास में, ठीक है। इस सभी को बोलते हैं वाटर जैकेट्स, ठीक है। इसी के अंदर ही हमारा जो कूलेंट है इसको फ्लो करता है, इंजन के अंदर एक लेयर बना रहता है, इसके अंदर फ्लो करता है, हीट ट्रांसफर होता है, और फिर गर्म होकर फिर से रेडिएटर के पास जाता है, ठीक है। रेडिएटर के पास जाता है और यहाँ से फिर ठंडा होकर फिर रिटर्न आ जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस ही चलता रहता है। नेक्स्ट,
आंसर हो जाएगा हमारा वाटर जैकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डजंट नेसेसरीली इन्फ्लुएंस द हीट डिसिपेशन इन एयर कूलिंग ऑफ एन इंजन। ठीक है, जब ही एयर कूलिंग होता है कौन सा रीजन है जो कि इन्फ्लुएंस नहीं करता है हीट डिसिपेशन को, मतलब जो इंजन का जो हीट है उस हीट ट्रांसफर को, हीट रेडिएशन को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्यों है मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हीटेड सरफेस है। यार ये बिल्कुल चाहिए, जरूरी है। ठीक है, अगर जो हीटेड सरफेस है, मेरा जो इंजन है और मेरा जो बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर है, अगर इसमें टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा कम हो गया है, इसका मतलब है बहुत प्रॉब्लम है। अगर मेरा पहले से ही बाहर का जो टेम्परेचर है, ठीक है, 40 डिग्री है, 41 डिग्री है, कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है, मेरा इंजन जल्दी ठंडा नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल डिपेंड करता है ये। सेकंड पॉइंट क्या बोला, सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ मेटल इन कॉन्टैक्ट विद एयर। ठीक है, एयर के साथ जो सरफेस एरिया, जो मेटल का सरफेस एरिया, अगर कैसे कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है, क्या हवा ठीक से फ्लो कर पा रहा है कि नहीं, अगर नहीं कर पा रहा है इसका मतलब है हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ये भी डिपेंड करता है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, मास फ्लो रेट ऑफ एयर। ठीक है, एयर कितना जोर से आ रहा है, मतलब कितना हाई वॉल्यूम के साथ आ रहा है। ठीक है, मास फ्लो रेट कितना ज़्यादा है एयर का। ठीक है, जल्दी से घुस रहा है कि धीरे धीरे घुस रहा है इसके अंदर, फिन्स के अंदर, इंजन के फिन्स के अंदर, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट डिपेंड करता है किसके ऊपर, हीट ट्रांसफर या फिर हीट डिसिपेशन के ऊपर इंजन में। तो यहाँ पे बचा हुआ आंसर क्या है, नॉन ऑफ दिस। तो आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो कि हमको लगे कि ये अननेसेसरी है, ये सभी पॉइंट्स क्या है, नेसेसरी है हीट डिसिपेशन के ऊपर। आंसर हो जाएगा डी, क्या, नॉन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड कूलेंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ग्लिसरीन। ठीक है, ग्लिसरीन क्या है, मेरा एक कूलेंट का एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमारे बुक में दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक है ग्लिसरीन, एक है एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, ग्लिसरीन का बॉइलिंग टेम्परेचर है 290 डिग्री सेंटीग्रेड और एथिलीन ग्लाइकोल का बॉइलिंग टेम्परेचर है 195 डिग्री सेंटीग्रेड। शायद क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्टली हमारे जो प्रेशर सील्ड कूलिंग है यहाँ से आया है। ठीक है, क्या बोल रहा है, फॉर अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर इंक्रीज इन प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट इज रेस्ड बाय डैश इन प्रेशर सील्ड कूलिंग सिस्टम। क्या बोल रहा है, 10 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर के क्या प्रेशर इंक्रीज से, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कितना डिग्री सेंटीग्रेड से राइज करता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। हमको पता है कि हमको पता होना चाहिए कि जब भी हम एक सिस्टम के क्या कर देते हैं, उसका प्रेशर को बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाता है, उसका जो उसके अंदर जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है 10 किलोमीटर मीटर स्क्वायर के राइज से बढ़ता है 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। डायरेक्टली बुक से आया है, बुक एक बार फॉलो कर सकते हो इसको चेक करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश हैज द जॉब ऑफ कीपिंग द फ्लूइड मूविंग थ्रू द सिस्टम ऑफ प्लम्बिंग एंड हिडन पैसेजेस। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आंसर हो जाएगा वाटर पंप। ठीक है, पंप ही वो इक्विपमेंट है जो क्या करता है, पानी को या फिर कूलेंट को बार बार घुमाते रहता है। ठीक है, इंजन वाटर जैकेट से तुम्हारे कहाँ पे है, रेडिएटर में, रेडिएटर से फिर वाटर जैकेट, ये बार बार घुमाता रहता है वाटर पंप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a dash is placed between the engine and radiator to make sure that the coolant stays above a certain percent temperature। डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट एक भाल्व होता है जो क्या करता है, जब तक हमारा जो कूलेंट है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर नहीं आ जाता, गर्म नहीं हो जाता, तब तक ये अंदर मतलब क्या रेडिएटर में छोड़ता नहीं है। ठीक है, तब तक इसको ये क्या करता है, बाईपास के साथ घुमाता रहता है बार बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कूलिंग सिस्टम। ठीक है, रेडिएटर कूलिंग सिस्टम का ही पार्ट है। होजेस, होजेस का मतलब है जो प्लास्टिक या रबर का पाइप्स आते हैं उसको बोलते हैं हम होजेस। ठीक है, ये भी कूलिंग सिस्टम का पार्ट्स है। ठीक है, फ्रिज प्लग, ठीक है, फ्रिज प्लग एक मेटालिक प्लग लगता है इंजन के अंदर, ये भी कूलिंग सिस्टम का पार्ट है। बचा हमारा डिप स्टिक जो कि हम ऑयल लेवल मापने के लिए यूज करते हैं, ये कूलिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, डिप स्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रेशर सिस्टम इन फ्यूल सप्लाई सिस्टम ए डैश फ्यूल टैंक इज यूज्ड। हम फ्यूल सप्लाई सिस्टम में अभी आ गए हैं। ठीक है, तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम में बोल रहा है कि प्रेशर, फ्यूल सप्लाई सिस्टम का जो प्रेशर सिस्टम होता है इसमें किस टाइप का फ्यूल टैंक यूज होता है। आंसर हो जाएगा हर्मेटिकली सील्ड, इसको बोला जाता है सी, हर्मेटिकली सील्ड क्या, पेट्रोल टैंक। ठीक है, ऐसा टैंक यूज करने के बाद भी मुझे क्या क्या मिलता है,
प्रेशर सिस्टम से मुझे फ्यूल सप्लाई हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, hermetically sealed fuel tank. Next question. In vacuum system, the dash can be used for sucking fuel from the main tank to the auxiliary fuel tank, from where it flows by gravity to the carburetor float chamber. ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे? बोल रहा है कि यहाँ पे जो वैक्यूम सिस्टम का, जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम का जो वैक्यूम सिस्टम होता है, ठीक है, यहाँ इस वैक्यूम सिस्टम में मतलब फ्यूल टंकी से जो पहला जो ऑयल खींचता है, ये कैसे खींचता है यहाँ पे बोल रहा है, या फिर कैसे यहाँ पे इंजन के अंदर कैसे दाखिल होता है। ऑब्वियसली यहाँ पे, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ये हो जाएगा इंजन सक्शन। ठीक है, जब पहली बार क्या होता है, हमको पता होना चाहिए कि पिस्टन के चारों तरफ क्या लगा रहता है, पिस्टन रिंग्स लगे होते हैं, और पिस्टन रिंग जब नीचे आता है, जब पिस्टन हमारे नीचे आता है, क्या होता है, एक सक्शन क्रिएट होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है, और ये सक्शन काफ़ी है एक स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल को, या फिर सॉरी फ्यूल को, क्या फ्यूल एयर मिक्सचर को इंजन के अंदर खींचने के लिए, या फिर उसको सक करने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंजन सक्शन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इन द फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम द डैश इज डिस्पेंस्ड विथ ऑल टुगेदर। ठीक है, ये सेंटेंस को पहले समझते हैं, ये सेंटेंस बोलना क्या जाता है। डिस्पेंस्ड का मतलब है बाहर निकल जाना या फिर डिस्कार्ड हो जाना। ठीक है, क्या बोल रहा है, फ्यूल जो हमारा जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है, एफआई सिस्टम होता है, इनमें से कौन सा पार्ट पूरा का पूरा निकल जाता है बोल रहा है। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एफआई सिस्टम में ऐसा कौन सा पार्ट है जो पूरा का पूरा बाहर चला जाता है, फिर पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, कार्बोरेटर। ठीक है, एफआई सिस्टम में भी नोजल होते हैं, फ्यूल पंप होते हैं, होसेस होते हैं, लेकिन कार्बोरेटर नहीं होता है। ठीक है, कार्बोरेटर निकल जाता है, आंसर हो जाएगा कार्बोरेटर। नेक्स्ट, इन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम द फ्यूल इज एटोमाइज्ड बाय मींस ऑफ ए डैश एंड देन डिलीवर्ड इनटू द एयर स्ट्रीम। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, एफआई सिस्टम, जहाँ पे कोई भी कार्बोरेटर नहीं लगता है, जहाँ पे क्या लगता है, एक नोजल लगता है, वहां पे क्या होता है, फ्यूल कैसे एटोमाइज होता है। एटोमाइज मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप, यहाँ पे ड्रिप नहीं करता है। यहाँ पे हमारा जो क्या, हमारा जो पेट्रोल है या फिर डीजल है, कैसा होता है, यहाँ पे एटोमाइज हो जाता है। एटोमाइज क्यों होता है यहाँ पे पेट्रोल या डीजल, ताकि हवा के साथ घुल मिल पाए, होमोजेनियस मिक्सचर बना पाए। राइट, तो इसके लिए कौन मदद करता है, इसके लिए मदद करता है हमारा नोजल। ठीक है, एक नोजल लगा होता है, नोजल के थ्रू जब यहाँ पे पेट्रोल बहुत जोर से निकल के आता है, ठीक है, जब स्प्रे होता है तो इतना जोर से स्प्रे होता है कि छोटे छोटे मिस्ट या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेड हो जाता है। ठीक है, एटोमाइज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए नोजल हेल्प करता है, आंसर हो जाएगा नोजल। नेक्स्ट, ओके, तो मैं आगे और नहीं इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, और जितना भी क्वेश्चन है यहाँ पे फ्यूल सप्लाई सिस्टम में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ओके, तो ये वीडियो को यहाँ पे ही एंड करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, इसका जो पार्ट 2 आएगा, इसके बाद वाला आएगा, क्वेश्चन नंबर 48 से आएंगे। ठीक है, और धीरे धीरे हम पूरा का पूरा यूनिट को या फिर पूरा का पूरा सेशन को हम कवर करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको जाने से पहले इतना ही सजेस्ट करूंगा, प्लीज़ जितने लोग भी देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर कोई डाउट हो रहा है इसके रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं इसको समझा पाऊँ, इसके ऊपर जो भी डाउट्स है मैं इसको क्लैरिफाई कर पाऊँ। अगर आपके कोई दोस्त है जो कि इसको पढ़ते हैं या फिर इस सब्जेक्ट को लिया है या फिर इंटरेस्ट है, प्लीज़ आप उसको शेयर करें इनके साथ। ठीक है, और लाइक करें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।